हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास हो जाता है। एससीईआरटी की जो किताबें हैं हम लोग वही पढ़ रहे हैं। कोशिश करते हैं एक और वीडियो में ये शायद हो सकता है समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हम लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो चलिए हम लोग देखेंगे मौसम संबंधी उपकरण है। देखिए बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, जो बहुत ऐसे मित्र हैं जो इस बात को जानते हैं कि काफ़ी हार्डवर्क होता है। ऑफलाइन पूरा दिन भर क्लास लेना पड़ता है और ऑनलाइन जो है हम लोग पूरे रात भर जगते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि बस ऐसे ही इजीली ये सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है। आप जितना मेहनत करते हैं उससे कम एक कोई भी टीचर मेहनत नहीं करता, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आप पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं, वो लोग भी इतना मेहनत करते हैं। तो हम लोग ऑफलाइन में पूरे दिन भर का टाइम हो जाता है, पूरे थके हारे, फिर भी रात को ये ख्याल आता है कि आप लोग हैं, इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। तो फिर आपको लेकर के हम लोग जगे रहते हैं और काम करते हैं। तो चलिए, हमें अच्छा लगता है, आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिलता है और हम कोशिश करते हैं बार बार पढ़ने। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सीरियस हैं, आप जुड़े। और ज़रूर हम लोगों ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। तो बीपीएससी टीचर की बात अगर हम लोग देखें तो टीचर को लेकर के एक कंप्लीट जो कोर्सेस होना चाहिए, और सच कहा जाए तो मैंने नहीं दे पाया, क्योंकि हम वो सब चीज़ें, आपके पास उतना टाइम नहीं रहा और मेरे पास भी इस तरह से टाइम नहीं रह पाया। आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जो 4.0 के लिए है, जो 4.0 की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए एकदम फुल जो कोर्सेस है, जो एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है, उसको हम लोग एकदम कैप्चर करेंगे और बेहतर तरीके से। इस क्लास को एक बार पढ़ने के बाद एक ही बार में फ़ाइट की संभावना रहेगी, वो भी ग्रांटेड फ़ाइट की संभावना रहेगी। वहाँ पे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। एससीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो सिलेबस में है उस सब चीज़ को हम लोग टैकल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मौसम संबंधी जो उपकरण है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मौसम संबंधी उपकरण कहता है, जैसे में तापमान मापने की जो इकाई है, तापमान मापने की जो इकाई है उसको डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, है ना, डिग्री सेल्सियस में। जैसे अगर देखा जाए तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग देखें तो ये पानी जो है बर्फ़ बन जाता है, और वहीं 100 डिग्री पर जो पानी है वह उबलने लगता है ना। और उबलने की जो प्रक्रिया जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह जो प्रश्न है बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। सेम टू सेम यही सवाल है फ़ारेनहाइट में अगर बात किया जाए, है ना, तो फ़ारेनहाइट पर पानी देखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाता है, पानी एकदम कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जम जाता है। और वहीं 212 या 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे देखेंगे तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। जैसे वर्षा मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग रेगनेज बोलते हैं, है ना। कुछ एनसीईआरटी का भूगोल था, कुछ संदर्भ जो हमने सोचा कि इसको कलेक्ट किया जाए आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। जैसे प्राचीन ज़माने में अगर आप देखते होंगे, प्राचीन भारत का इतिहास अगर पढ़ते होंगे तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे जो व्यापार का एक साधन था, जो गांव के लोग एक दूसरे से जो व्यापार करते थे, उस समय मुद्रा का कोई मतलब समझिए कि एक सोर्स नहीं था। तो जैसे मानते कि आपसे हमें अगर चावल लेना है तो हमारे पास अगर गेहूं हो रहा है तो गेहूं के बदले में आप चावल और चावल के बदले में आप गेहूं लेते हैं, यानी कि अदला बदली वाला ये प्रणाली होती थी, प्रक्रिया होती थी। उसी को हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, है ना। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो यह शब्द जो है कि उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वेस्टमेंट से होती है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कहता है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसको हम लोग परितंत्र कहते हैं, है ना। परितंत्र जो है, एक बार पूछा गया सवाल है, कहता है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। अगला हम लोग अध्याय देखेंगे पार्ट
टू जो है हमारी पृथ्वी के अंदर, जैसे हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है ना, भूपर्पटी कहा जाता है। अगर हम लोग देखें तो 34 से 100 ये किलोमीटर की ऊंचाई इसकी होती है। और यहाँ पे देखिए कहता है कि औषादी, यहाँ चट्टान की प्रक्रिया भी दिखा रहा है ना। तो जो चट्टानी है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे मैं औषादी की बात करें तो जीवाश्म में जो जंतु अगर वो है इससे इसका निर्माण होता है ना। तो औषादी सेल का जो निर्माण है विभिन्न प्रकार के सेल औषादों से होता है और ये जो है कम कठोर होती है ना। औषादी जो चट्टानी है यह कम कठोर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे अगला, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महासागर की भूपर्पटी से में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता इसमें रहती है, इसीलिए हम लोग इसको सियाल बोलते हैं, है ना। सिलिकन और यहाँ पे मैग्नीशियम, सीमा इसको बोलते हैं, सॉरी सीमा हो जाएगा, है ना। और पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा मेटल का हो जाता है ना। सबसे अधिक क्या हो जाएगा, मेटल का हो जाएगा। जैसे में आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से है ना। अगर देखा जाए तो वैसे हो जाएगा, 3 लेयर में हो जाएगा। एक लेयर ये हो जाएगा और 1, 2 और 3 लेयर हो जाता है ना। इसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, इसको मेटल कहते हैं, है ना। और यही है जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं, है ना। ये 3 लेयर हमारा हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ पे देखिए कहता है समुद्र तल पर जो है, समुद्र तल पर परपटी की जो मोटाई आप देखते हैं 5 किलोमीटर हो जाता है। और द्रवित जो मैग्मा है ठंडा होकर ठोस हो जाता है और तब इस प्रकार बने सेल को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं, है ना। द्रवित जो मैग्मा है वह ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार के बने सेल को क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान की बात करें तो मुख्य खनिज जो है, यह जो घटक आपको मिलेगा यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि भूपर्पटी के नीचे जो मेटल है ना, वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ठीक है। और उच्च ताप एवं दाब पर आग्नेय या औषादी दोनों जो चट्टानें हैं वो कायांतरिक या रूपांतरित में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है ना, ताप और दाब के आधार पर। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्ट 3 है जो हमारी बदलती पृथ्वी हो जाएगा, ये आपका अध्याय है। इसमें देखिए कहता है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टान का टूटना अपक्षय कहलाता है। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण, चाप झील का जो निर्माण है मैदानी भाग में होता है। जैसे आगे हम लोग और भी देखेंगे, यहाँ पे कहता है हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, ये निक्षेप एस्टैक कहलाते हैं। भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्रों को जहाँ से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। और नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इस बड़े मोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है ना, इसको क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है, कोशिश किया जाए ख़त्म करने का। ये हो जाएगा आपका जल, है ना, पार्ट 5 हो जाएगा। और जल है ये एनसीईआरटी का मटेरियल है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है कहता है किस भाषा से हुआ है, तो ये जापानी भाषा से होता है। और महासागरीय जल में लवणता की बात करें तो लवणता ये सोडियम क्लोराइड हो जाता है ना। उसमें नमक की मात्रा, नमक को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए पूर्णिमा और अमावस्या को बृहत ज्वार आता है ना। कब, अमावस्या और पूर्णिमा को। हालांकि ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है ना। ओखा में आप देखेंगे सबसे बड़ा ज्वार भी आता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब समुद्र में देखिए लहर जब आता है तो समुद्र की जो पानी ऊपर उठता है ना उसको हम लोग ज्वार कहते हैं, और जब ये नीचे गिरता है उसको हम लोग भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। उच्च ज्वार, लघु ज्वार, है ना। उच्च ज्वार के लाभ क्या होते हैं,
अगर उच्च ज्वार आ जाए तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? तो उच्च ज्वार नौ संचालन में क्या है, मदद पहुंचाता है। ठीक, बहुत तेज़ी से उनकी गति बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो मछुआरे हैं मछली पकड़ने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। और उच्च ज्वार होने से विद्युत का उत्पादन भी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिएगा लेब्राडोर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लेब्राडोर, ये ठंडा हो जाता है लेब्राडोर। जलसंधि यहाँ पे देखेंगे और गल्फ स्ट्रीम जो आप देख रहे हैं यह गर्म महासागरीय जलधारा हो जाता है। लेब्राडोर जो आप जलधारा देख रहे हैं, पूछा जाता है कि लेब्राडोर जलधारा है किस टाइप का है ना, ठंडा ये जलधारा है कि गर्म जलधारा है? तो याद रखिए ठंडा जलधारा हो जाएगा, है ना। कौन सा? तो लेब्राडोर। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम भी पूछा गया है, यह महासागरीय जल जो धारा है यह गर्म हो जाता है, गर्म और ठंडा यही पूछा जाता है ना। देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को इतना जल्दी नहीं समझ सकते। वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती है वह सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है पार्ट 6 हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 6 कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्ती क्या करता है, झाड़ देता है ना। कौन सा वन? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण भी अगर आप देखना चाहेंगे, देखिएगा बांस, चीड़, यूकेलिप्टस जो है, बांस, चीड़, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिए ब्राज़ील हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है? ब्राज़ील हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये लास्ट ही है मेरे ख्याल से, आपका ख़त्म ही होने वाला है। लास्ट आपका जो टॉपिक है 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या मदद करता है? तो मोटी छाल की जो वृक्ष होती है, मोटी पत्तियाँ, ये काम आता है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यह भारत में भी आपको मिलता है और साथ ही साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में भी मिलता है ना। कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन, वनों को हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। विश्व का फलों उद्यान वाला कौन सा हो जाएगा क्षेत्र? भूमध्य सागरीय वाला हो जाता है ना। चलिए ज्योग्राफी आप लोग अगर मेरा क्लास करिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। हम लोग तो बस डायरेक्ट यहाँ से जो फैक्ट है कि रिवाइज के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। एक रिवाइज के तौर पे हम लोग देख रहे हैं और यही सब चीज़ें हम लोग अभी एग्ज़ाम के पीरियड में चलना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। पार्ट 7 हो जाता है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, संचार, परिवहन एवं संचार जो है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग जो दिखता है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना। अगला देखिएगा, ये हमारा शुशु डॉल्फिन हो जाता है। और कहाँ पाया जाता है अगर डॉल्फिन की बात करें तो, है ना। तो गंगा में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में, चंबल में पाया जाता है ना। ठीक है। और देखिए कहता है कि आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड जो है यह परजीवी पौधे वर्षा वन में होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व में सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है। और ट्रांस साइबेरियन की बात करें तो यह रशिया में मिलेगा आपको, रशिया में स्थित है। और अंतिम हम लोग देखते हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है ना। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। और ये जो आपका ज्योग्राफी 7th क्लास का था वो हम लोगों ने अभी समाप्त किया। इसके बाद अभी बहुत सारी किताबें हैं, हमने अभी तक ख़त्म नहीं किया है, बट कोशिश करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए, है ना, ख़त्म किया जा सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए मतलब सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारा सेट हम आपको करवाने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। बिहार से संबंधित हो, अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कुछ साइंस की पार्ट, कुछ प्रैक्टिस जो है ऑलरेडी हम कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।